चलिए पहला पार्ट देखते हैं, और मैं आपको बताऊं ये चैप्टर बहुत इजी है, चैप्टर कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी पार्ट है ये, तो ये आप बहुत इजीली कर पाएंगे, समझ पाएंगे, इसमें कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। और शायद मुझे नहीं पता 10th लेवल तक की चीज पढ़ाते नहीं पढ़ाते, अभी अंदाजा नहीं है, शायद जब मैंने किया था तो शायद पढ़ाते थे, अभी मुझे आइडिया नहीं कि सेट्स 10th के करिकुलम तक है या नहीं। तो अगर आपने किया है तो ठीक है, आपको कुछ कुछ याद होगा, साइंस स्टूडेंट ने तो किया है, वो नहीं भी किया है तो कोई इतना डिफिकल्ट पार्ट ये समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, आप इसको इजीली कर पाओगे। ठीक है, इसमें जो दूसरा पार्ट है रिलेशंस एंड फंक्शंस वाला, रिलेशंस एंड फंक्शंस वाला पार्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के लिए फाउंडिंग स्टोन है। अपने आप में वो चैप्टर है ही है, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर के लिए वो स्टेपिंग स्टोन है। तो बेसिकली जब आप यहाँ से उस चीज को समझेंगे सही से, आपके फाउंडेशन ब्लॉक्स ठीक होंगे, तो नेक्स्ट चैप्टर में आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी उस चीज से। चलिए अभी फोकस करते हैं अपना जो मेन आज का जो हमने टॉपिक लिया है सेट्स, और आज हम उसको कंप्लीट करेंगे इंक्लूडिंग क्वेश्चंस। ठीक है, अब आप समझिए मेरे पास सेट्स क्या होता है। मैं यहाँ पे एक सेट्स की डेफिनेशन लिखता हूँ, ठीक है, और फिर उस डेफिनेशन से हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे कि सेट्स एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, डेफिनेशन आपको याद नहीं करनी, डेफिनेशन आपको कहीं पूछी नहीं जाएगी, बट इससे हम क्या करेंगे, इससे हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में सेट्स होता क्या है, और एग्जांपल्स के जरिए समझेंगे कि सेट मैथमेटिकली किसको बोलते हैं। मैथमेटिक्स में सेट क्या है? सेट इज अ, जो मैं लिख रहा हूं उस पर ध्यान देंगे, वेल डिफाइंड, ठीक है, मैं यहां पे लिखा सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो यहां पे आप कुछ वर्ड्स को ध्यान से, जो मैंने अंडरलाइन किया है वो देखेंगे। ठीक है, और तब मैं आपको डेफिनेशन तक ले जाऊंगा और समझेंगे कि बहुत इजी कांसेप्ट है, कुछ इतना डिफिकल्ट पार्ट ये है नहीं। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, इतना काफी है। अब क्या होता है ये चीज, आपको ये देखो मैट्रिक्स मैंने क्या बताया था, मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म, याद होगा आपको। तब हमने वर्ड यूज क्या किया था, नंबर्स, और यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स, हम बोल रहे ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट मेरे पास नंबर हो सकता है, मेरे पास वर्ड्स हो सकते हैं, मेरे पास अल्फाबेट्स हो सकते हैं, ठीक है, मेरे पास कोई सिंबल्स हो सकते हैं, मेरे पास कोई फॉर्मूला भी हो सकती है। आप इस चीज को समझिए कि मैट्रिक्स हमने कहा था कि हम अरेंज करते हैं नंबर्स को, यहां हम कह रहे हैं हम कलेक्ट करते हैं, जमा करते हैं, एक जगह जमा करते हैं, किन चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को। तो ऑब्जेक्ट्स मेरे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं जमा कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो डेफिनेशन का पहला पार्ट हमने लिया है कि हमें जमा क्या करना, हमें कलेक्ट क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये वाली चीज हमें समझ में आ गई कि हमें ऑब्जेक्ट्स को अपने पास कहीं पे, ठीक है, कहीं पे कलेक्ट करना, इकट्ठे रखना। सो वी हैव टू कलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स कैन बी नंबर्स, वर्ड्स, अल्फाबेट्स, सिंबल्स, etc etc etc। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 है डिस्टिंक्ट। ये ऑब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट। जब हम आगे सेट की फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो आप ये समझेंगे कि अगर मैंने 1 1 1 1 1 1 का एक सेट बनाया, तो मैथमेटिकली हम इसको सेट नहीं कहते, बिकॉज जो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे है दे आर नॉट डिस्टिंक्ट, दे आर नॉट डिस्टिंक्ट। तो सेट में क्या है, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स जिनको हम एक जगह कलेक्ट कर रहे हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, डेफिनेशन का ये वाला पार्ट। मैट्रिक्स में ऐसा कुछ नहीं था, हम 1 1 1 1 1 1 को मैट्रिक्स ही बोलते थे, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स ही बोलते थे, बिकॉज हमारी जो डेफिनेशन थी उसमें फॉलो हो रहा था, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स। बट यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे पास जो ऑब्जेक्ट्स है दे मस्ट बी डिस्टिंक्ट, यहाँ पे मैं सेम ऑब्जेक्ट्स को नहीं एक्यूमुलेट कर सकता, इनको कलेक्ट नहीं कर सकता। ये जो दो चीजें हैं, ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, कलेक्ट करने, ये ठीक है। इसमें जो डेफिनेशन का जो मेन पार्ट है, जो डेफिनेशन का पूरा क्रक्स है, वो वेल डिफाइंड है, ये टर्म है वेल डिफाइंड। इसको समझेंगे, फिर एग्जांपल से देखेंगे, फिर हम देखेंगे सेट कैसे लिखते हैं। व्हाट इज बाय वेल डिफाइंड, मैं कह रहा हूं कि सेट इज अ, ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। आपने समझ लिया कि ऑब्जेक्ट्स मुझे जमा करने हैं, आपको पता ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होने, लिख लिया यहाँ पे। डिस्टिंक्ट होने चाहिए, वो भी समझ लिया कि सेम नहीं चलेंगे, बट वो होने चाहिए वेल डिफाइंड।
सो व्हाट डू मीन बाय वेल डिफाइंड? ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब होता है, ठीक है, अ कलेक्शन, ठीक है, is said to be well defined. कब कहते हैं एक कलेक्शन मेरे पास well defined है? कलेक्शन तो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी कलेक्ट कर सकता हूँ इकट्ठे, बट हम कब कहते हैं कि ये well defined कलेक्शन है? When while looking at an object, अगर आप एक ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हैं, आप क्या कह सकते हो? लुकिंग एट अ ऑब्जेक्ट, one can say whether the object is part of set or not. ठीक है, ये चीज समझ लीजिए। मैं कह रहा हूं कि हर कोई कलेक्शन को मैं क्या मैं सेट बोलूंगा अपने पास? नहीं, हर किसी कलेक्शन को अपने पास सेट नहीं बोलूंगा। क्यों? मेरे पास जो कलेक्शन होनी चाहिए वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? एक कलेक्शन को हम तभी वेल डिफाइंड बोलते हैं हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि लास्ट लेक्चर में जो व्हाइट बोर्ड है वो फ्रीज हो रहा था बार बार, तो मैंने एग्जिट करके इसको यहाँ से नए से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन आपको एक एज सिंगल वीडियो मिलेगा यूट्यूब पे, बिकॉज मैं इनको मर्ज करके ही चढ़ाऊंगा ताकि आपको पार्ट्स ढूंढने ना पड़े। तो मैं अपलोड से पहले ये दो वीडियोस को मर्ज करके आपके लिए एज अ सिंगल लेक्चर रहेगा। ठीक है, व्हाइट बोर्ड फ्रीज हो रहा था, इस वजह से मुझे वीडियो को कट करना पड़ा। आपने जैसे नोटिस किया होगा लास्ट में वो लिखा भी नहीं जा रहा था, व्हाइट बोर्ड कंप्लीटली फ्रीज हो रहा था। तो मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा था वो ये डिस्कस कर रहा था कि वेल डिफाइंड, आपने लास्ट स्लाइड में आपको देख पाएंगे, वेल डिफाइंड जो है, वेल डिफाइंड वो इस पूरी डेफिनेशन का, सेट की डेफिनेशन का क्रक्स है, वेल डिफाइंड। और मैंने वेल डिफाइंड के लिए कुछ लिखवाया था, मैं इसको रिपीट करता हूं कि a collection is said to be well defined। कब होती है वेल डिफाइंड? हम जब चीजों को कलेक्ट करते हैं उनको वेल डिफाइंड कब बोलते हैं? तब जब हम एक ऑब्जेक्ट को देखें, और अब इसको देख के बोल पाए whether this object belongs to this set और not, इस सेट का पार्ट है या नहीं। तो अब अगर मैं डेफिनेशन को पूरा प्रॉपर्ली पढूं, अब मैं सेट को समझ सकता हूं मैथमेटिकली। हम सेट किसको बोलते हैं? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्ट्स को जमा करना है, उनको कलेक्ट करना है एक जगह पे, ऑब्जेक्ट्स को। ऑब्जेक्ट्स मेरे पास, मैंने पहले ही बताया, कुछ भी हो सकता है, नंबर्स, अल्फाबेट्स, वर्ड्स, सिंबल्स, फॉर्मूलाज, कुछ भी, बिकॉज यहाँ पे नंबर्स की बात नहीं हो रही है। ठीक है, दूसरा, ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब अगर मेरे पास सेम ऑब्जेक्ट्स है तो मैं उनको एज अ पार्ट ऑफ सेट नहीं बना सकता। सेट में मेरे पास जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट ही होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, सबसे जरूरी जो चीज है वो है वेल डिफाइंड, कि ये कलेक्शन इस तरीके की होनी चाहिए, इस टाइप की होनी चाहिए कि मैं एक ऑब्जेक्ट को देख के बता पाऊं कि ये सेट का पार्ट है या नहीं है, ये इस सेट में फॉल करता है या नहीं करता। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं डे टू डे लाइफ से, जिसको आप सब लोग रिलेट कर पाओगे। एक एग्जांपल लेते हैं जिसको सब लोग आपस में रिलेट कर पाओगे, आपने अपने घरों में वो चीज देखी हुई है। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, लेट अस से टी सेट की। अब आपको पता होगा कि टी सेट में आइडियली, नॉर्मली क्या होता है टी सेट में? आपके पास कप्स होंगे, सॉसर्स होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बोलूं तो हो सकता है स्पून होंगे, ठीक है, हो सकता है मिल्क पॉट होगा, और भी कुछ चीजें जो हम आइडियली उनको एक जगह जमा करके उनको टी सेट बोल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बोलूं कि मैंने जो कप, सॉसर, स्पून, इसके साथ मैं प्लेस कर रहा हूं लेट अस से राइस कुकर। ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। तो क्या अब आप इस कलेक्शन को टी सेट बोल सकते हैं? आप कहेंगे नहीं। रीजन बीइंग कि मैं इस एलिमेंट को, जो हम दोनों पढ़ाया था, इस ऑब्जेक्ट को देख के बता पाऊंगा कि वेदर दिस शुड बी पार्ट ऑफ सेट और नॉट। ठीक है, तो ये पॉइंट है कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि आप उन चीजों को ही कलेक्ट करेंगे कि उन्हें आप किसी रूल से, उन्हें आप किसी लॉजिक से, उन्हें आप किसी मेथड से बाइंड कर पाए, आप उन्हें किसी मेथड से बाइंड कर पाए। ठीक है, अगर हमको बाइंड ही नहीं कर पा रहे तो वो सेट नहीं बनता। इट इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स।
मैं अगर किसी रूल से उनको बाइंड कर पा रहा हूं तो तब मैं कहूंगा कि ये सेट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज एक क्लासरूम में, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन के बाद लिखते कैसे, पहले समझिए कि सेट बोलते किस चीज को। क्लासरूम में 100 बच्चे हैं एंड 100 स्टूडेंट्स है, मैं बोल रहा हूँ कि इसमें से मुझे कोई 50 चाहिए। अब अगर मैं इन 50 स्टूडेंट्स को एट रैंडम उठा रहा हूं तो मेरे पास जो 50 स्टूडेंट्स की कलेक्शन है उसको मैं सेट नहीं बोल सकता, बिकॉज देयर इज नो रूल, देयर इज नो मेथड, देयर इज नो लॉजिक बाय विच आई हैव चोजन दीज 50 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैंने किसी लॉजिक से इन लड़कों को सिलेक्ट नहीं किया, देयर वाज नो लॉजिक व्हाइल सिलेक्टिंग दोस स्टूडेंट्स, नो लॉजिक वाज अप्लाइड। ठीक है, तो अब अगर मैं बोलूं कि लेट अस मेक अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, कौन से स्टूडेंट्स को, लेट्स मेक अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, कौन से स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड मोर देन 70% ऑफ मार्क्स। ठीक है, सो अभी मैंने जो 50 स्टूडेंट्स लिए, आई एम बाइंडिंग देम बाय सम रूल। तो ये जो कलेक्शन ग्रुप अरेंजमेंट ऑफ 50 स्टूडेंट्स है, इसको मैं अपने पास मैथमेटिकली सेट बोल सकता हूं। ठीक है, आई होप यहां तक डिस्कशन के बाद आपको ये समझ आया हो कि हम सेट वर्ड कब यूज करते हैं। तो जो डेफिनेशन है वही है, वही चीज है एग्जैक्टली। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स मेरे यहाँ पास नंबर्स नहीं है बिकॉज मैंने वर्ड ऑब्जेक्ट्स यूज किया। ठीक है, और वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि अगर मैं एक किसी कैंडिडेट को उठाऊं, मैं उसे देख के बता पाऊं कि वेदर ही इज अ पार्ट ऑफ सेट और नॉट। लाइक अगर मैं क्लास की एग्जांपल ले दूं, मैंने किसी स्टूडेंट को उठाया क्लास में से रैंडमली और उसके थे 65% मार्क्स, तो मैं उसी टाइम कह सकता हूं वेदर ही इज अ पार्ट ऑफ दिस सेट और नॉट, बिकॉज आई नो that objects of a set are bound by a rule। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि इतना सफिशिएंट है। इतने के बाद आप सेट को समझ पाए होंगे कि मैथमेटिकली हम सेट किसको बोलते हैं। जब हमने सेट समझ लिया तो अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। रिप्रेजेंटेशन, हम कैसे सेट को लिखते हैं मैथमेटिकली। तीन तरीके होते हैं हमारे पास, तीन तरीके। पहले आप इससे पहले एक और चीज समझ लीजिए कि सेट को हम मैथमेटिक्स में जैसे मैट्रिसेस को लिखते थे कैपिटल लेटर से, सेट को भी कैपिटल लेटर से लिखते हैं। सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। तो जैसे मैंने अभी ऊपर एग्जांपल दी टी सेट के, एग्जांपल ऊपर दी ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स की, तो इनको मैं प्रिज्यूम कर लिख सकता हूं सेट ए। मैं लिख सकता हूं लेट ए बी द सेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड मोर देन 75% या 70% मार्क्स। ठीक है, तो जैसे मैट्रिक्स को डिटरमाइन करते हैं मैट्रिक्स को, वैसे ही सेट को भी डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्ट्स जिनको हमने कलेक्ट किया है उनको मैथमेटिकली बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। ठीक है, एलिमेंट्स जो डिनोट होते हैं स्मॉल लेटर से। कुछ कुछ आपको यहाँ पे मैट्रिक्स से सिमिलैरिटी मिलेगी कि अंदर जो एलिमेंट्स है, ठीक है, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से, और जो मेन सेट है एज अ होल टुगेदर उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर्स। ठीक है, तो ये हमारी डिनोशन रहेगी इसमें। ठीक है, अब उस चीज को छोड़ते हैं कि एलिमेंट्स होते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट जिनको हमने कलेक्ट किया, और सेट को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से। इस चीज को छोड़ दीजिए, पहले हम रिप्रेजेंटेशन वाले पार्ट पे आते हैं कि तीन तरीके होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। ठीक है, पहले को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, पहले को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, या इसको हम अपने पास बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, या इसको हम अपने पास बोलते हैं ब्रेसेस फॉर्म। ब्रेसेस एक्चुअली ब्रैकेट्स का दूसरा नाम होता है, ये आपको पता होगा। दूसरा होता है रिप्रेजेंटेशन बाय लिस्टिंग, एंड तीसरा होता है अलजेब्रिक फॉर्म। इसके नाम है बहुत इजी, जब सीखेंगे तो बहुत इजी नाम ऐसे, बाकी है बहुत इजी, जब अभी हम करेंगे तो बहुत इजी लगेगा ये। अलजेब्रिक फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, या रूल फॉर्म, और कुछ उसको मेथड फॉर्म भी बोलते हैं। अब है क्या, कुछ नहीं समझेंगे। रोस्टर फॉर्म या ब्रेसिस फॉर्म क्या होता है? अगर मैं सेट का एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट, ठीक है, अगर मैं सेट का एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट, ठीक है, एक एक एलिमेंट में लिखूं, उसको एनलिस्ट करूं सेपरेटेड बाय कॉमर्स, ठीक है, सेपरेटेड बाय कॉमर्स, एंड उसको मैं ग्रुप करूं विद इन द ब्रेसेस, विद इन द ब्रैकेट्स, तो उसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या ब्रेसेस फॉर्म। ठीक है, सपोज मैं आपको बोलूं अ सेट ऑफ वॉवेल्स, ठीक है, उसको तीन तरीके से लिखते हैं। सेट ऑफ वॉवेल्स कैसे लिखेंगे हम? ए, मैंने कहा कि ए डिनोट करता है सेट को,
अभी आपको पता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स से सेट तो बनेगा ये, बिकॉज अगर डेफिनेशन पे इसको एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, एक रूल से बाइंड कर रहे हैं हम इनको, ठीक है, डिस्टिंक्ट है, ठीक है, और मेरे पास वॉवेल्स अल्फाबेट्स है तो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो ये मेरे पास इज इक्वल, ये सेट कैसे लिखा जाएगा, ब्रेसेस में इसको रखते हैं, ठीक है, इसमें ये वाले ब्रैकेट्स हम यूज करते हैं, फ्लावर ब्रैकेट्स में हम यूज करते हैं ये वाले ब्रैकेट्स, इसमें हम सिंपल ब्रैकेट्स यूज नहीं करते, पैरेंथेसिस यूज नहीं करते, इनको हम ऐसे यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स भी यूज नहीं करते, इसमें हम ब्रेसेस यूज करते हैं, ब्रैकेट्स यूज करते हैं। अब मुझे इसको लिस्ट करना है, इस सेट का जो भी एलिमेंट है मुझे उसको लिस्ट करना है और सेपरेट करना है कॉमा से, ठीक है। अगर हम ईच एंड एवरी एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इस सेट के, अगर हम ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट को लिखे एंड लिस्ट करें और सेपरेट करें कॉमा से, तो उसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या ब्रेसेस फॉर्म। तो मैं यहां पे लिखूंगा ए ई आई ओ ए कॉमा यू। तो इस तरीके से अगर मैं इसको लिखूं तो ये मेरे पास, इसको हम बोलते हैं अपने पास रोस्टर फॉर्म या ब्रेसेस फॉर्म, ठीक है। ये हो गया सेट ऑफ वॉवेल्स। अब चलिए, अब मैं आपको बोलता हूं सेट ऑफ इवन नंबर्स को लिखिए। कैसे लिखेंगे, सेम तरीका है, 2 इज द फर्स्ट इवन नंबर, 4, या मैं आपको बोलता हूं नॉट इवन नंबर्स, वो इनफाइनाइट वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा, सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे सेम चीज है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। पहले देखिए ये सेट है या नहीं है, सेम चीज को अप्लाई कीजिए, ये सेट है या नहीं है। Is it a well defined collection of distinct objects? Yes, because by looking at a number I can say whether this forms part of this set or not. मैं 6 को उठा के बोलूं हाँ 6 तो पार्ट है, मेरे पास रूल क्या है, मैंने रूल बोला, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। तो अब अगर इसको मैं रोस्टर फॉर्म में ब्रेसेस फॉर्म में लिखना चाहूँ, मैं क्या लिखूंगा, 2 6 8 2 4 6 8 और 10। तो ये मेरे पास हो गया, पहला मेरे पास क्या था, सेट ऑफ वॉवेल्स, दूसरा मेरे पास क्या था, सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। तो ये जो तरीका मैंने सेट लिखने का यहाँ पे आपको दिखाया, दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म और ब्रेसेस फॉर्म। क्या होता है वो फॉर्म, जब हम उस सेट का ईच एंड एवरी एलिमेंट मतलब ऑब्जेक्ट जिसको हमने कलेक्ट किया है बाय अ रूल, ईच एंड एवरी एलिमेंट को जब हम लिखते हैं, सेपरेट करते हैं कॉमा से और उनको रखते हैं विद इन ब्रेसेस, तो इस वाली फॉर्म को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या ब्रेसेस फॉर्म, ठीक है। दूसरा होता है लिस्टिंग मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, हम सिंपली ये लिखते हैं, कि एक्चुअल में ये चीज क्या है, ठीक है। अब मैं इसी सेट को लिखूंगा यहाँ पे लिस्टिंग तरीके से, मैं क्या लिखूंगा, ए इज अ सेट ऑफ वॉवेल्स। तो यहाँ पे मैंने इंडिविजुअल एक एक एलिमेंट को नहीं लिखा, मैंने बस एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिस्ट कर दी, बात खत्म हो गई। तो दिस आल्सो रिप्रेजेंट्स दिस, बट ये मेरे पास रोस्टर फॉर्म या ब्रेसेस फॉर्म नहीं कहलाया जाता, ठीक है। अब इस केस में देखिए कैसे लिखेंगे, अब मेरे साथ बताएंगे, सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, ठीक है, ये मेरे पास ये हो गया। अच्छा, ऐसे आमतौर लिखा जाता है, ये तरीका आमतौर अप्लाई नहीं किया जाता सेट थ्योरी में या सेट के कॉन्सेप्ट में। सेकंड जो तरीका मैंने आपको बताया, ऐसे नॉर्मली नहीं लिखा जाता, कभी कभार हो सकता है हो, लेकिन नॉर्मल केस में ऐसे नहीं लिखा जाता, ठीक है। चलते नीचे, अब लास्ट जिसके बहुत सारे नाम है, अलजेब्रिक फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, रूल फॉर्म, मेथड फॉर्म। ये क्या तरीका है, ये तरीका है कि हम जो एलिमेंट्स है या ऑब्जेक्ट्स है उसको प्रिज्यूम करेंगे एज एक्स या एज वाई, नॉर्मली एक्स करते हैं, और फिर एक्स के आगे रूल लिखेंगे कि ये एक्स हम कहां से ला सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या तरीका होता है कि हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए, दिस सेट ए इज इक्वल टू एक्स, जो ए है, ए में हमें सारे एक्स को कलेक्ट करना है, ठीक है। बट वो एक्स कैसे होने चाहिए वो आगे डिफाइन करेंगे, एक बार देखेंगे तो समझ आ जाएगी ये चीज। मैं लिखूंगा पहले केस में, ये पहले केस का मेरे पास सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है, ए इज इक्वल टू एक्स, यानी ए जो सेट है इट कलेक्ट्स एवरी एक्स, बट कौन सा एक्स, आगे हम लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे सच दैट ए इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एक्स सच दैट, कैसे कि एक्स
is a vowel in English alphabet। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने बोला कि ए हर कोई x है। कैसे? ऐसे कि जो x है वो मैं कहां से लूंगा, इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉवल से लूंगा। ठीक है, तो यहां पे आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी 2 और 3 पार्ट को डिस्टिंग्विश करने में, लेकिन अब मैं जब नेक्स्ट लिखूंगा तब आपको डिफिकल्टी भी इरेज हो जाएगी। ठीक है, तब आप अप्रिशिएट कर पाओगे कि तीनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे आप ज्यादा फोकस करेंगे तो आपको बेटर वे में समझ आएगा, और जो पार्ट 1 पे भी समझ आएगा। मैं लिख रहा हूं कि a इज इक्वल टू एक्स, यानी a जो मेरे पास है, a जो मेरे पास है वो रिप्रेजेंट करता है x को, यानी मुझे हर कोई x सेट में लिखना है। सच दैट, ऐसे, सच दैट ऐसे कि ये जो x है, ये जो x है, दिस इक्वल्स टू 2n, ये x इक्वल्स टू है 2n। ठीक है, आप समझ गए। मैं कह रहा हूं कि मुझे सारे x जमा करने हैं सच दैट कि x टू n के बराबर है। अब मुझे n को डिफाइन करना पड़ेगा, वेयर n इज इक्वल। ठीक है, वेयर n इज इक्वल, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्वाइट सिंपल है। मैं लिखूंगा वेयर, 0 तो हमने नहीं लिया, क्या 2 0 इक्वल टू 0, 1 लिया, तो मैं लिखूंगा वेयर 1 is less than equal to n और n is less than equal to 5। आप समझ गए, मैंने रूल डिफाइन किया कि मुझे n टू n में डालना है। x मेरे पास 2n है, बट n मेरे पास 1 और 5 इनक्लूड हमने पढ़ी हुई है, 1 और 5 के बीच में है, बोथ इंक्लूडेड, तो ये यही निकला। अब इसमें एक और चीज हम लिख सकते हैं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, इसमें ये लिखना जरूरी है, बिकॉज अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो हो सकता है कि 1 और 5 के बीच में 1.25 भी लाई करता है। अब अगर आप देखिए, अब तीनों का डिस्टिंक्शन समझिए। पहली बार मैंने हर किसी एलिमेंट को लिखा, उसको लिस्ट किया, हर ऑब्जेक्ट को लिस्ट किया, हर एलिमेंट को लिस्ट किया। खैर अब जब हम इनको कलेक्ट कर रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्ट कन्वर्ट होता है एलिमेंट में, हम एलिमेंट वर्ड यूज करेंगे। मैंने सेट का एक एक एलिमेंट लिस्ट किया, सेपरेट किया बाय कॉमास और उनको रखा विद इन ब्रेसेस। तो ये पहली फॉर्म हो गई, रोस्टर फॉर्म या ब्रेसेस फॉर्म। लिस्टिंग मेथड में मैंने क्या किया, मैंने सेट की प्रॉपर्टी ही लिख दी। और तीसरे केस में क्या हुआ, मैंने हर सेट का एलिमेंट जो है, हर एलिमेंट जो है वो x के बराबर रखा और x का रूल डिफाइन कर दिया कि ये x कहां से आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया अलजेब्रिक फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, रूल फॉर्म, या इसको हम बोलते हैं मेथड फॉर्म। ठीक है, तो ये तरीके हमारे पास सेट लिखने के होते हैं। तो अभी तक आप क्या समझे, सेट क्या होता है, सेट लिखने के तरीके मेरे पास क्या होते हैं। ठीक है, दिस पार्ट इज ओके। आई होप यहां तक कोई डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट आता है, उसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर या कार्डिनैलिटी, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। कार्डिनल नंबर से पहले एक कॉन्सेप्ट आता है कार्डिनैलिटी का। कार्डिनैलिटी का मतलब होता है वेदर वी कैन काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट और नॉट। अब हम एलिमेंट्स यूज करेंगे वर्ड, ऑब्जेक्ट से हम आगे बढ़ गए। तो कार्डिनैलिटी कैसे डिफाइन होती है कि वेदर we can count the elements of a set। ठीक है, अगर आंसर इज यस, अगर आंसर इज यस वी कैन, तो हम बोलते हैं ये फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट है तो उसकी कार्डिनैलिटी है और उसका हम कार्डिनल नंबर निकाल सकते हैं। कार्डिनल नंबर मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सिंपली नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, और अगर आंसर इज नो तो हम कहते हैं कि इनफाइनाइट सेट है और उसका कार्डिनल नंबर हम नहीं निकाल सकते। और कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, एन ए, ब्रैकेट में सेट का नाम एन ए। ठीक है, ऐसे दिखाता हूं आपको, ये होता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए। तो अगर मैं देखूं मेरे पास जो ये सेट ऊपर मैंने लिखा था, ये वाला 2 5 वाला, 2 4 वाला, इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, 5। ठीक है, इट इज क्वाइट अंडरस्टूड, कार्डिनल नंबर क्या होगा, 5। ठीक है, अब के इनफाइनाइट सेट देखते हैं, आप खुद मेरे साथ एग्जांपल फ्रेम करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बोलूं सेट ऑफ अल्फाबेट्स। ठीक है, अगर जो इंग्लिश हमारे पास जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी जो सेट ऑफ अल्फाबेट्स है, एक जो 26 ए से लेकर जी तक, तो वो भी तो सेट है। क्यों सेट है, बिकॉज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, राइट सेट है।
अब वो फाइनाइट है इनफाइनाइट है, हम टेस्ट करेंगे whether we can count the elements of a set. yes, तो set is a finite, it has a cardinal number, तो हम उस टाइम पे लिखेंगे n b मतलब सेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज इक्वल 26. अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, मैं सपोज आपको बोलता हूं एक सेट है मेरे पास, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, all natural numbers. So whether we can count the elements of this set, we cannot. So हम देखेंगे it's an infinite set, hence it has no cardinal number. तो मैं C इसको लिखूं तो इसका cardinal number नहीं. ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही इजी पार्ट ये भी है. ठीक है, चलिए आगे को बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट. ये कार्डिनल नंबर इसका होगा या नहीं होगा, और कार्डिनलिटी हमें बताती है कि ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है. ठीक है, और इसके लिए हम रूल फॉर्म से भी नंबर निकाल सकते हैं या एनलिस्ट करके भी नंबर निकाल सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, तो आई होप यहां तक आप चीजों को अच्छे से समझ पाए हों. अब हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ सेट है. ठीक है, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है, वो काफी इजी है. एक हमारे पास है सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट. एक हमारे पास है नल सेट. ठीक है, और एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है इक्वल सेट्स का. ठीक है, एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है इक्विवेलेंट सेट्स का. ठीक है, ये चार चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, इनको हम एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे, फिर हम और ऑपरेशंस पे आएंगे. बहुत छोटा सा पार्ट है, दिस इज बेस्ड ऑन कार्डिनल नंबर, तो साथ ही करवा देते हैं. इफ कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट इज इक्वल टू 1, सो ये मेरे पास क्या बन जाता है, सिंगलटन सेट. सिंपल सी बात है, एक ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो. सपोज मैं एक ऐसे लिखूं, व्हाट इज दिस, दिस इज अ सिंगलटन सेट. ठीक है, दिस इज अ सिंगलटन सेट. ठीक है, नल सेट पे बाद में आते हैं, पहले आप नल सेट पे पहले हम देखते हैं इक्वल सेट्स पे. ठीक है, इक्वल सेट्स मेरे पास होते हैं, सेट ए और बी को हम इक्वल बोलते हैं जब उनका कार्डिनल नंबर भी इक्वल हो, कार्डिनल नंबर भी इक्वल हो, एंड एलिमेंट्स भी सेम. मैट्रिक्स में आपको ये कुछ याद होगा, मैट्रिक्स को हम कब इक्वल कहते थे, जब उनके ऑर्डर भी सेम हो, उनके ऑर्डर भी सेम हो और एलिमेंट्स भी अंदर सेम हो. यहाँ पे भी सेम है कि कार्डिनल नंबर भी सेम हो, एलिमेंट्स भी सेम हो, तब इक्वल सेट्स माने जाते हैं. तो मैं अगर आपसे बोलूं कि ए बी सी एक सेट है, से ए, और दूसरा सेट मेरे पास है सपोज बी, मेरे पास एक्स वाई जेड, whether they are equal sets, whether they are equal sets, आप मुझे बताएंगे, आंसर इज नो. ठीक है, अब दूसरा कौन सा, they are equivalent sets, तो यहां पे आंसर वुड बी यस. व्हाई, बिकॉज़ इक्विवेलेंट सेट्स वो सेट्स होते हैं जहां पे कार्डिनल नंबर इक्वल हो, एलिमेंट्स इक्वल हो या नहीं. अब एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर यहाँ पे लो ए बी सी और यहाँ पे भी लो ए बी सी, तो अब ये मेरे पास इक्वल सेट्स भी है, इक्विवेलेंट सेट्स भी है. ठीक है, ठीक है, अंडरस्टूड. ये भी बहुत ही आसान सी चीज है और मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझ पाएंगे कि इक्वल सेट्स में तब बोलता हूं जब एलिमेंट्स भी इक्वल हो, कार्डिनल नंबर भी इक्वल हो. इक्विवेलेंट सेट्स में तब बोलते हैं जब कार्डिनल नंबर इक्वल हो. तो उस हिसाब से अभी भी बोल सकते हैं कि जो सेट्स भी इक्वल होंगे, ऑब्वियसली वो इक्विवेलेंट भी होंगे, बस लॉजिकली. और जो सेट्स इक्विवेलेंट होंगे जरूरी नहीं है वो इक्वल हो या ना हो, वो डिपेंड करेगा, वो इक्वल हो या ना हो वो डिपेंड करेगा. लेकिन जो सेट्स भी इक्विवेलेंट होंगे, जो सेट्स भी इक्विवेलेंट होंगे, उन पे हम ये नहीं कह सकते whether they are equal or not. लेकिन जो सेट्स मेरे पास इक्वल होंगे तो हम इजीली बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट है या नहीं. ठीक है, ठीक है, चलिए ये पार्ट भी कवर हो गया. अब एक कॉन्सेप्ट बीच में छोटा सा मैं नल सेट, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. देखिए, नल सेट इज अ सेट which has no element, इसका कार्डिनल नंबर 0. अगर मेरे पास कोई एलिमेंट ही नहीं है तो इसको हम बोलते हैं नल सेट, यानी इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है. इसकी अपनी सिग्निफिकेंस से आगे बढ़ के समझ पाएंगे. उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको अगर रोस्टर फॉर्म में करना हो तो लिखेंगे कुछ नहीं, इसके अंदर कुछ नहीं है, और या हम इसको ऐसे लिखते हैं. तो इस केस में हम बोलते हैं कि ये क्या है, मेरे पास नल सेट है. ठीक है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है. अब थोड़ा डिस्टिंक्शन समझिए, अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये सिंगलटन सेट है, सेट इज एलिमेंट ऑफ 0. अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये भी सिंगलटन सेट है.
इसके अंदर एक सिंबल है, या अगर मैं इसको सिंपली ऐसे लिखूं तो ये नल सेट है, या मैं ब्रेसेस के अंदर कुछ नहीं लिखूं तो ये नल सेट है। ठीक है, ये आप समझ गए। ये वाला पार्ट बहुत आसान है, कुछ चीजें थी सिंगलटन सेट, नल सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेजर जो पार्ट है उसकी ओर। ठीक है, तो जो हमारे लिए पढ़ना जरूरी है वो पार्ट देख लेते हैं। हमारे पास जो जरूरी पार्ट कवर करने वाला है इसमें इसके बाद वो है अपने पास कि जब हमने कोई सेट, अभी हम सेट की बेसिक लैंग्वेज को सीख रहे हैं, कोई सेट बनाया ABCDEF सपोज, तो हमने आपको पहले ही कहा कि सेट जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से और एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से, मैंने आपको बताया हुआ है। तो इस केस में मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस A स्मॉल a belongs, दिस इज कॉल्ड belongs to A, दिस B belongs to E। ये लिखने का तरीका है, इसमें हम क्या लिख रहे हैं कि A स्मॉल a एलिमेंट जो है इज अ पार्ट ऑफ सेट A, B इज अ पार्ट ऑफ सेट A एंड सो ऑन। जैसे Z, अगर मैं Z लिखूं तो आप लिखोगे Z इज नॉट पार्ट ऑफ A। इसको पढ़ते कैसे, Z does not belong to A। ऊपर वाले को कैसे पढ़ते हैं, A belongs to A। A तो ये वाला छोड़ देते, A है दोनों। B मतलब एलिमेंट B belongs to A, उसको हम लिखते हैं Z does not belong to A। ठीक है, फाइन, ये पार्ट भी ठीक है, छोटी छोटी चीजें बट पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अब जो एक मेजर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो सीखना पड़ेगा, जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो है सबसेट और सुपरसेट। सबसेट और सुपरसेट, ठीक है, सबसेट और सुपरसेट, ये आपने अभी कॉन्सेप्ट सीखना। ठीक है, क्या होता है सबसेट और सुपरसेट, एक बार समझने की कोशिश कीजिए। सुपर मतलब एक बड़ा सेट और सबसेट मतलब उससे एक छोटा सा सेट निकाला हुआ। जैसे आपको याद होगा मैट्रिक्स और सब मैट्रिक्स, ठीक है, याद होगा कि हम मैट्रिक्स से एक छोटा सा मैट्रिक्स निकालते थे कुछ रो या कॉलम डिलीट करके। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मेरे पास एक सेट है, बहुत बड़ा सेट है, ठीक है, ये आपको समझा रहा हूँ, डेफिनेशन बाद में बताऊंगा। अगर मेरे पास एक बहुत बड़ा सेट है और इससे मैं छोटे छोटे सेट्स निकाल रहा हूं तो वो सेट इसके सबसेट्स माने जाते हैं। ठीक है, एक बार समझ लेते हैं। अगर मेरे पास सेट है 1 2 3 4, तो ये A है। अगर मेरे पास कोई भी ऐसा सेट B है, ठीक है, कैसा B है कि अगर मैं B को लिखूं और B का जो एलिमेंट है, B का जो एलिमेंट है, हर एलिमेंट जो B का है वो A में है। सपोज मैं लिखूं, एक सेट बनाऊं, सपोज मैं 1, ठीक है। अब यहां पे आप देखिए, आपको ऐसा नहीं लगा कि B सेट जो है A से ही निकला हुआ है, बिकॉज B में जो भी एलिमेंट्स है वो ऑलरेडी A में है। B में ऑलरेडी एलिमेंट्स है जो A में है, ठीक है। अगर मैं एक सेट लिखूं, सपोज C 1 और 4, अब मैं टेस्ट करूं क्या ये 1 A में है, हाँ आप कहेंगे है। क्या ये 4 A में है, आप कहेंगे है। तो ये नहीं लग रहा आपको कि ये जो सेट C है ये A से ही निकाला गया है। तो इस केस में हम बोलते हैं जो B है या ये जो C है, इसकी ये ऐसे नोट करते हैं, इट्स अ सबसेट ऑफ A। ये A का पार्ट है, A से ही आया हुआ, ठीक है। इसके आगे कॉन्सेप्ट है प्रॉपर इम्प्रॉपर, और ये जो A है वो सुपरसेट है, इससे ही आया हुआ है। और इसको डेफिनेशन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे डेफिनेशन, पहले आपने समझा कि है क्या चीज। अगर हमें लग रहा है कि एक सेट जो है इसका हर कोई एलिमेंट किसी और सेट में है, तो ये जो सेट है पहले वाला ये सबसेट माना जाता है। इफ, ठीक है, सपोज मैं बोलूं B और इसका एलिमेंट मैं प्रश्न करता हूं B से, इफ एवरी B, एवरी यानी एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू A, कोई और सेट है A, बड़ा सेट A, और इसका हर कोई एलिमेंट उस सेट का भी पार्ट उसमें भी बिलोंग करता है, तो हम कहते हैं कि B जो है ये सबसेट है किसका, A का। B जो है A का सबसेट है या A का पार्ट है, B A का सबसेट है या B A का पार्ट है, तब हम ऐसे अपने पास ये चीज बोलते हैं। तो कैसे इसको डिफाइन करते हैं कि अगर हर कोई एलिमेंट B बिलोंग्स टू द सेट A, तो हम कहते हैं कि B A का सबसेट है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सबसेट है।
और ए हमारे पास क्या बन जाता है, सुपरसेट बन जाता है। ठीक है, बी हमारे पास बन जाता है सुपरसेट बन जाता है। ठीक है, आप इस चीज को समझ गए। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि, ठीक है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट क्या मतलब होता है इसका, एक बार समझेंगे। अगर मैं बोल रहा हूं 1 2 3 4 मेरे पास ए है, और बी में मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4, तो इक्वल सेट भी हो गए। अब आप यहाँ पे देखिए, क्या जो बी है वो सबसेट है ए का? आप कहेंगे यस है तो सही, बिकॉज अगर मैं चेक करूं हर कोई एलिमेंट जो बी का है वो तो ए में भी है, वो तो ए ऑफ कोर्स होता ए में भी है, तो इस केस में बी तो ए का सबसेट है। लेकिन ऐसे सबसेट को हम इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, बिकॉज ये आपस में इक्वल है, और इक्वल होने के केस में सबसेट तो होंगे ही होंगे, बिकॉज वो तो इसी से निकला हुआ है। मैं ऐसे बताऊंगा कि सपोज मेरे पास एक पाई है सपोज, ठीक है, और मैं बोलता हूं आप इसके दो पार्ट्स करो, आपने दो पार्ट किए, तो आप कहेंगे हाँ ये दोनों पार्ट जो है इसी को बिलोंग करते हैं। मैं कहूंगा चार पार्ट करो, आप चार पार्ट भी कर सकते, चार पार्ट इसी को बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कोई पार्ट मत करो, डिवाइड बाई 1 ही करो, आप यहाँ डिवाइड बाई 2 है, डिवाइड बाई 4 है, तो ये जो पहला है, जो जो अपने पास जो मेन पाई है, ये भी तो इसी का सबसेट हो गया, बिकॉज दे आर इक्वल, दे आर इक्वल। बट यहाँ पे हम 1 से डिवाइड करें, इससे हमें लग नहीं रहा है। बस यही चीज यहाँ पे भी है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये जो 1 2 3 4 है, अगर मैं इसका हर कोई एलिमेंट चेक करूं, हर कोई एलिमेंट चेक करूं, तो वो भी तो ए का एलिमेंट ही है, तो इस सबसे बी जो बी है वो भी सबसेट है किसका, ए का। बट ऐसे सबसेट को हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। इसलिए इम्प्रॉपर कहते हैं बिकॉज ये आपस में इक्वल है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जब मैं इसमें से टुकड़ा निकालूं, जब कुछ सपोज मैं बोलूं यहाँ पे, तो ऐसा नहीं कह सकते कि बी ए का सबसेट नहीं है, बट बी ए का इम्प्रॉपर सबसेट है। ऐसा नहीं आप कह सकते कि सबसेट है ही नहीं। पर प्रॉपर सबसेट क्या होता है, 1 ये प्रॉपर सबसेट है, 1 2 ये प्रॉपर सबसेट, बिकॉज ये इसका टुकड़ा है, और ये इस केस में बन जाता है सुपर सेट। इसको हम कैसे लिखते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट को ऐसे, ये हो गया इम्प्रॉपर सबसेट। और इस केस में कैसे लिखूंगा, इसको सी हो गया, ये डी हो गया, सी इज सबसेट ऑफ ए, डी इज सबसेट ऑफ ए, ये मेरे पास हो गया सबसेट है, इसका पार्ट है। ठीक है, ये चीज भी आप समझ गए होंगे कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी बिलोंग्स टू द ए, देन बी इज सबसेट ऑफ ए। अगर मैं बी का हर कोई एलिमेंट उठाऊं और देखूं क्या वो ए का एलिमेंट है या नहीं, तो उसका सबसेट है। एक और एग्जांपल देते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल, ताकि आप इसको समझ पाए। और मुझे नहीं लग रहा है इस पर कोई ज्यादा टाइम डेडिकेट करने की रिक्वायरमेंट है, गिवन द टेक्निकलिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट। मेरे पास एक स्कूल है, मेरे पास एक स्कूल है, इस स्कूल में 3 डिपार्टमेंट्स है। से देयर इज अ डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, देयर इज अ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, से, ठीक है। और हर डिपार्टमेंट में 2 फर्दर सेक्शंस है, ए बी, डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं इसको लिख देता हूं सी डी, और इसको डिस्टिंग्विश करके लिखता हूं ई और एफ। ठीक है, अब आप मुझे इस केस में बताइए, इफ आई टेक अ सेट, if I take a set of all students in a school, ठीक है, और मैं सेट बनाने बैठूं, तो ये जो सेट है मेरे पास, सेट एक्स रखता हूं उसको मैं नाम, इसको मैं बोलता हूं अपने पास यूनिवर्सल सेट। ठीक है, समझ मैं बोल रहा हूं, समझ। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि एक गिवन सिचुएशन में, एक गिवन सर्कमस्टेंस में, एक गिवन प्रॉब्लम में, एक गिवन सिनेरियो में, वो वाला सेट जो सारे एलिमेंट्स को एनकम्पास करे। एक गिवन सिनेरियो में, एक गिवन प्रॉब्लम सेट में, एक गिवन सिचुएशन में, वो सेट जो सारे एलिमेंट्स को एनकम्पास करे, होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट सब्जेक्टिव चीज है, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये सेट यूनिवर्सल है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रॉब्लम रियल नंबर की है, तो ऑल रियल नंबर्स इज अ यूनिवर्सल सेट। अगर प्रॉब्लम नेचुरल नंबर्स की है, तो बोलिए ऑल नेचुरल नंबर्स इज अ यूनिवर्सल सेट। फिर उसके अंदर आएंगे इवन, ऑड, फर्स्ट 5, फर्स्ट 10, वो सेकेंडरी है। तो यूनिवर्सल सेट मेरे पास क्या होता है, यूनिवर्सल सेट मेरे पास क्या होता है कि एक ऐसा सेट गिवन सिनेरियो में जो सारे एलिमेंट्स को एनकम्पास करे। ठीक है, ये एक अलग चीज हो गई। अब एक्स हो गया।
अब मैं एक सेट लिखता हूं सपोज y, ठीक है, एक सेट लिखता हूं y मेरे पास है सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स क्लास, ठीक है, ऐसे कर सकता हूं। तो इनफैक्ट अगर मैं यहां से हटा दूं तो ज्यादा बेटर समझ पाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स क्लास, ये y हो गया। और मेरे पास z जो है, मेरे पास z जो है वो है सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए, ठीक है। अब यहां पे आप मुझे बताइए कि जो z है दिस मस्ट बी सबसेट ऑफ y। क्यों सबसेट होगा? बिकॉज z जो है सेक्शन ए है और सेक्शन ए ऑलरेडी मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो जब मैंने मैथमेटिक्स का सेट बनाया होगा, मैंने सेक्शन ए और बी के बच्चों को क्लब किया होगा, तो मेरे पास z इज सपोज्ड टू बी सबसेट ऑफ y। और सिमिलरली ये जो z है दिस विल आल्सो बी सबसेट ऑफ मेन सेट x होगा। और एक और चीज यहाँ पे है, जो y है वो सबसेट होगा किसका? x का होगा ही, जस्ट बिकॉज जो x है उसमें सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो ये जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के हैं वो भी तो उसी स्कूल में है। तो ये बेसिकली सबसेट वाला कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मैं कोई एलिमेंट उठाऊं इस सेट से और वो मुझे दूसरे सेट में मिले ही मिले, तो मैं उसको बोलता हूं ये मेरे पास इसका सबसेट है, ठीक है। छोटा सेट सबसेट है और बड़ा सेट सुपर सेट है। इम्प्रॉपर सबसेट कब बोलता हूं? जब वो अपने आप के ही बराबर हो तो इम्प्रॉपर सबसेट बोलता हूं। अब एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है अक्सर, जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि एक सेट का कार्डिनल नंबर सपोज n है या x है, इसमें कितने सबसेट्स होंगे? हाउ मेनी सबसेट्स, हाउ मेनी सबसेट्स। एक सेट के हम कितने सबसेट बना सकते हैं? एक सेट के, मैंने आपको नल मैट्रिक्स पढ़ाया हुआ है, मैंने आपको नल मैट्रिक्स पढ़ाया हुआ है कि एक सेट के कितने सबसेट्स होते हैं। यहां पे आने से पहले हमें दो चीजें सीखनी पड़ेंगी, तो हम इस चीज पे आ सकते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है, उसमें फर्स्ट पार्ट ये है इसमें हाउ मेनी सबसेट्स में, कि जो नल मैट्रिक्स होता है, जो मैंने पहले ही बताया, नल मैट्रिक्स जो होता है which contains no element is a subset of every set, ठीक है। क्यों? किस नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है कि सेट में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि 1 या 2 को ब्रेक करो, तो आप कैसे करोगे? 1 2, ठीक है, 1 2 और एक है कुछ नहीं। अगर मैं से पूरे दोनों पार्ट्स ले जाऊं तो वहां क्या बचेगा? कुछ नहीं, जिसको हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इस सिनेरियो में नल मैट्रिक्स तो हमेशा ही होगा। नल मैट्रिक्स इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। तो पहली चीज आपने याद रखनी है कि नल मैट्रिक्स हर सेट का क्या है? सबसेट है, और प्रॉपर सबसेट है। तो इक्वल नहीं होता, इसलिए प्रॉपर सबसेट है। और नल मैट्रिक्स का कार्डिनल नंबर क्या होता है तो आपको पता ही है, 0, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि एक सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं। गिवन द कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, एक सेट के कितने सबसेट होते हैं। और यहाँ पे आपको क्या काम आएगा? मुझे याद होगा आप लोगों ने, मैंने पढ़ाया था आपको एक बार परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जिन बच्चों ने पढ़ा था मेरे से या बाहर से कहीं से पढ़ा होगा, वहां हमने कुछ एक बताया था, कॉम्बिनेशन वाला कुछ पढ़ाया था, और शायद आप यहाँ पे उसको रिकॉल, उस रूल को कर पाओ, ठीक है। आप इस रूल को रिकॉल कर पाओ। मैं क्या आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। पहले एक बार करके देखिए, लॉजिकली फिर आते हैं फॉर्मूलाज पे। क्वेश्चन फिर से समझिए। क्वेश्चन है कि एक सेट का कार्डिनल नंबर है n, से 1 2 3 4, इसके कितने सबसेट्स हो सकते हैं? तो एक सिंपल लेते हैं सबसे पहले, 1 2 और 3, 1 2 और 3, ठीक है। और ये मेरे पास सेट ए हो गया, इसका कार्डिनल नंबर क्या हो गया? 3। अब क्वेश्चन है हाउ मेनी सबसेट्स, हाउ मेनी सबसेट्स, प्रॉपर चाहे इम्प्रॉपर, ठीक है। पहले हम इसको लॉजिकली करते हैं, हम छोड़ देते कोई फॉर्मूला डेफिनेशन, बिल्कुल लॉजिकली करते हैं। तो लॉजिकली आप मुझे बताइए कि सबसेट क्या होता है। सबसेट होता है कि अगर मैं इस सेट के छोटे छोटे पार्ट करूं तो मैं कितने पार्ट कर सकता हूं। अब अगर मैं इस सेट के पार्ट कर रहा हूं तो अब मुझे बताइए क्या क्या कार्डिनल नंबर हो सकते हैं। कार्डिनल नंबर्स, या तो कार्डिनल नंबर 0 होगा, n मतलब na, तो कार्डिनल नंबर 1 होगा,
या कार्डिनल नंबर 2 होगा या कार्डिनल नंबर 3 होगा। ठीक है, इतना आप मेरे से एग्री करेंगे। 3 से अबो नहीं हो सकता बिकॉज 3 से मैं 4 चूज नहीं कर सकता। 0 से कम नहीं हो सकता बिकॉज कार्डिनल नंबर नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो मेरे पास यही कार्डिनल नंबर के इसमें पैचेस या ग्रुप्स बन सकते हैं। तो एक बार बना के देखते हैं। अगर मैं n इज इक्वल 0 लिखूं तो मेरे पास बन गया नल मैट्रिक्स। ये हो सकता है कि मैं इसमें से कोई लूं ही नहीं, या तो मैं एक लूं तो मैं लूंगा 1 2 3। ठीक है, यहां पे अगर मैं लेना चाहूं तो अब मैं दो लेने हैं तो मैं लूंगा 1 और 2। आपको पता है सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं तो ऑर्डर की कोई रेलेवेंस नहीं है। 1 2 और 2 1 सेम है, 1 2 और 2 1 सेम है सेट पर्पस के लिए। 1 2 1 3 और 2 3। और यहां पे अगर मैं लूं तो क्या लूंगा 1 2 3। ठीक है, अब इनको काउंट कीजिए मेरे पास तो कितना आया 8। तो उस सेट के जिसके 3 एलिमेंट है उसके 8 सबसेट हो सकते हैं, चाहे प्रॉपर चाहे इम्प्रॉपर। 7 इसमें प्रॉपर है, 1 इसमें इम्प्रॉपर है। आपको पता है क्यों? बिकॉज ये इम्प्रॉपर सबसेट है, बट 8 सबसेट्स है। तो अब बताइए कोई फॉर्मूला इसमें बन सकती है? कोई फॉर्मूला है इसमें क्या? इसमें फॉर्मूला वही यूज होगी जो हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला पढ़ी थी अपने पास। क्या यूज होगी? देखिए, यहां पे मुझे कोई एलिमेंट नहीं लेना है 3 में से, तो क्या होगा 3c0, ये आपको याद होगा, विच इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 3 में से एक लेना है 3c3 विच इज इक्वल टू 3। यहाँ पे आपको क्या लेना था 3c2 विच इज आल्सो इक्वल टू 3। और यहाँ पे मुझे 3 में से 1 लेना है 3c1। और यहाँ मुझे 3 में से तीनों लेने हैं तो 3c3 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया 8। बट हमने पढ़ा था इसका एक और तरीका थ्रू फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग। थ्रू फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग हमने पढ़ा था इसका एक और तरीका। तो जिन बच्चों ने बिल्कुल सही से पढ़ा है वहां पे, जिनको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिल्कुल एक्यूरेटली पता है, उनको ये चीज रिकॉल होगी कि हमने पढ़ा था जब ऐसा हमारे पास सिनेरियो हो कि हमें ऑल कॉम्बिनेशंस को ऐड करना होता है तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन के होती है 2 रेज पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2 रेज पावर 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, बट अभी मैं आपके साथ 2 मिनट पे लगाऊंगा ताकि अगर दिमाग से निकल गया तो फिर से रिफ्रेश हो जाए। क्या पढ़ा था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में कि आप एक हर एलिमेंट को देखो। आप देखो एलिमेंट 1, एलिमेंट 1 को मैं कितने तरीके से डील कर सकता हूं। एलिमेंट 1 को मैं कितने तरीके से डील कर सकता हूं। देयर आर टू वेज टू डील विद दिस एलिमेंट, मतलब एलिमेंट 1। क्या 2 वेज है? वे 1 इज उसको लूं या नहीं लूं, देयर आई वुड सिलेक्ट इट और इग्नोर इट। तो 2 तरीके हैं इसको डील करने के। सिमिलरली 2 जो दूसरा एलिमेंट है उसको डील करने के 2 तरीके हैं, और 3 को डील करने के 2 तरीके हैं। तो मेरा आंसर इज 2 रेज पावर 3। देयर आर 8 वेज आई कैन डील विद दीस एलिमेंट्स। या तो मैं लूं या नहीं लूं, या तो लूं या तो नहीं लूं। और इस केस में वो ऑप्शन भी चला गया कि मैं कुछ भी नहीं ले रहा, यहाँ पे वो चीज भी चल जाएगी बिकॉज नल मैट्रिक्स इज आल्सो अ सबसेट। ठीक है, डन। तो इस केस में मेरे पास क्या हो गया, हमने इस चीज फॉर्मूला भी एस्टेब्लिश लॉजिकली भी समझा कि अगर मेरे पास कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट इज 3 तो देयर आर 8 नंबर ऑफ सबसेट्स, जिसमें मेरे पास इम्प्रॉपर सबसेट 1 है और प्रॉपर सबसेट 7 है, दिस बीइंग इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो आई होप आप ये चीज को अच्छे से समझ गए, इसमें कोई इतना लॉजिक कोई डिफिकल्ट नहीं है। और ये सबसेट की फॉर्मूला है और ये इक्विवेलेंट सबसेट की फॉर्मूला है। और जो दूसरा सेट बड़ा सेट जो है वो सुपर सेट है, ये मेरे पास बन गया है सुपर सेट। कुछ डेफिनेशन ज्यादा, यूनिवर्सल सेट, सबसेट, सुपर सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि एक गिवन सिनेरियो में वो बड़ा सेट जिसमें सारे एलिमेंट्स आते हैं, यानी हर कोई एलिमेंट जो है, हर कोई एलिमेंट उस जो सेट है यूनिवर्सल उसका सबसेट होगा। एग्जांपल दो, सपोज आपको अगर मैं रियल नंबर्स की बात करूं, तो रियल नंबर्स मेरे पास यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, चाहे फिर मैं नेचुरल नंबर लूं, होल नंबर लूं, इवन नंबर लूं, ऑड नंबर लूं, फ्रैक्शंस लूं, ठीक है, अपने पास फ्रैक्शनल नंबर्स लूं, अपने पास मैं लूं इरेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, ये सारे जो है ये मेरे पास रियल नंबर्स के सबसेट माने जाएंगे। तो इस केस में रियल नंबर जो है वो यूनिवर्सल सेट माना जाएगा। ठीक है, 2 रेज़ पावर n की फॉर्मूला भी आप लोगों ने सीख ली, प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट आपने सीख लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या इस चैप्टर में क्या है। और हमारे पास सबसेट वाला पार्ट हो गया, प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट भी हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जैसे हमने मैट्रिक्स के बारे में सीखा था कि ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, ठीक है, कि मैट्रिक्स को कैसे ऐड, लेस, सबट्रैक्ट करते हैं।
ठीक है, सेट्स में ऐड लेस सब्ट्रैक्ट वाला पार्ट नहीं होता, यहां पे अलग ऑपरेटर्स है अपने। यहां पे जो ऑपरेटर्स है वो देखेंगे। यहां पे एक ऑपरेटर है जिसको हम बोलते हैं यूनियन, विच रिप्रेजेंट्स एंड, ठीक है। एक ऑपरेटर जिसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन, एक सेकंड, जिसको हम बोलते हैं और, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एंड, इंटरसेक्शन। हम सारी चीजें भी करेंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम बोलते हैं नॉट, ठीक है। और एक लास्ट जो आपको पढ़ना है वो है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। एक प्रोडक्ट भी होता है, लेकिन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अपने इसमें, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बिकॉज रिलेशंस का पार्ट है, रिलेशंस में पढ़ेंगे। जब दो सेट्स को रिलेट करते हैं वो तब पढ़ेंगे। अभी के लिए जो प्रोडक्ट है वो अभी के लिए नहीं है, वो नेक्स्ट लेक्चर में है, वो उसमें तब मैं पढ़ाऊंगा अपनी जगह पे। अभी के लिए आप देखें, पढ़ना है यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट या नॉट वाली फॉर्मूला, और हमें पढ़ना है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। तो अगर इसको लिखना भी चाहे तो लिख लीजिए, इसका मतलब होता है इधर ए और बी, इधर ए और बी बट नॉट बोथ। इसका मतलब ये होता है कि हम इसको एक्सप्लेन करूंगा तब बेटर तरीके से समझाऊंगा। तो ये मेरे पास चार जो है उनके जो उनपे जो फर्दर फॉर्मूलाज है वो हमें इसमें सीखनी है, ठीक है। ये पार्ट भी हो गया, तो ये भी बहुत इजी पार्ट है, तो इसमें भी कुछ डिफिकल्ट पोर्शन नहीं है, मैं आपके साथ इसको शेयर करूंगा। बट ये सारा हम पढ़ेंगे थ्रू वेन डायग्राम्स, ठीक है। तो दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स करके हम पढ़ेंगे। हम चीजों को थ्रू डायग्राम देखेंगे और चीजों को थ्रू जो हमने रोस्टर फॉर्म बनाया उसके थ्रू देखेंगे। पहला ऑपरेटर है यूनियन, ये है पहला पहला ऑपरेटर, यूनियन इज द फर्स्ट ऑपरेटर, इसको हम यूनियन बोलते हैं। तो अगर मैं दो सेट लूं, एक सेट लूं ए 1 2 3 4 और दूसरा सेट लूं बी 3 4 9 10, अब मैंने दो सेट लिए अपने पास, तो मैं आपको बोलूंगा आप मुझे दे दो ए यूनियन बी, ठीक है। ऑपरेटर है, जैसे ऐड होता है यहाँ पे ऑपरेटर है। अब मैंने कहा यूनियन का मतलब होता है और का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सेट बनाओ, ठीक है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। मैं लिखूंगा एक्स बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b, अगर आप समझने की कोशिश करो, यानी एक ऐसा सेट ले लो कि जो a के और b के एलिमेंट्स को कंबाइन करे, a के और b के एलिमेंट को कंबाइन करे, तभी तो वर्ड यूनियन आ गया, जोड़े, कंबाइन करे, यूनाइट करे। तो आप बोलोगे तो बहुत ही आसान है, कैसे? ये हो गया 1 2 3 और 4, 3 और 4 मेरे पास ऑलरेडी आ गया, आप हो गए 9 और 10, खत्म बात, इसको यूनियन बोलते हैं। तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि ऐसा सेट बनाइए जो ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन करे। हम आगे से वेन डायग्राम के तरीके से भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप बोलना चाहते हैं कि इसके कार्डिनल नंबर इसका कितना था, इसका था 4 और इसका कार्डिनल कितना था 4, इसका कार्डिनल नंबर कितना है 6, ठीक है। कोई लॉजिकल, इसमें कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल सा पोर्शन है। अब आप बोलेंगे मुझे इंटरसेक्शन निकालना है इन्हीं सेट्स में, मुझे इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है, मुझे निकालना है इंटरसेक्शन इसी सेट में। तो आप बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन की ये फॉर्मूला है, या ये मतलब फॉर्मूला इन सेंस इंटरसेक्शन का ये सिंबल है। जब हम इसको देखें तो बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो किसके बराबर होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी। आप ऐसे एलिमेंट ढूंढ के लाओ जो ए में भी हो बी में भी हो, तो बेसिकली दोनों का कॉमन पोर्शन है। पहले मैंने क्या कहा, जो ए के और बी के एलिमेंट्स को यूनाइट करे। अब मैं बोल रहा हूं जो ए और बी में कॉमन पोर्शन है। इसके से मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे गौर से देखूं तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 3 और 4, ठीक है। और ये मेरे पास वो एलिमेंट्स है जो दोनों में कॉमन है, तो मेरे पास इसका इंटरसेक्शन आएगा 3 और 4, ये सेट मेरे पास इंटरसेक्शन आ गया, ठीक है। उसका कार्डिनल नंबर क्या है मेरे पास 2, ठीक है।
अब मैंने कार्डिनल नंबर क्यों लिखवाया, ये देखिए मैंने इसलिए लिखवाया ताकि आप इस चीज को समझ पाए क्वाइट लॉजिकली, इसमें कोई प्रूफ की जरूरत भी नहीं है, आपको सीधे से समझ आएगा कि अगर मैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए लूं और कार्डिनल नंबर ऑफ बी लूं, वो इक्विवेलेंट होगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, मेरे पास 6 एलिमेंट्स हो गए, मेरे पास 6 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्वाइट लॉजिकल। ये मैं आपको यहाँ पे प्रूव करके भी दिखा, क्वाइट लॉजिकल सी बात है। लॉजिकल सी बात क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि जब मैं ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी को जोड़ूंगा तो ए और बी दोनों के एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाया मेरे पास 4 एलिमेंट्स थे ए में और बी में, जब मैंने को कंबाइन किया तो मेरे पास 6 ही एलिमेंट्स आ गए। 6 क्यों आ गए, बिकॉज 2 एलिमेंट्स मेरे छूट गए ऐसे जो कॉमन थे दोनों में, वो छूट गए। वो 2 एलिमेंट्स मैंने एक सेट बनाया इंटरसेक्शन वाला, तो ये मेरे पास इसका एक फॉर्मूला आप बोल लीजिए, या एक मेरे पास एक आइडेंटिटी बोल दीजिए, आपके पास ये आ गई। इस पे क्वेश्चंस भी आएंगे, बट ये देखिए। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि मैं इसमें आपको दिखाऊंगा थ्रू वेन डायग्राम। ठीक है, क्या है वेन डायग्राम, वो देख लीजिए कि सेट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू डायग्राम्स भी, और उसमें क्या है कि आपको समझना इजी होता है। ठीक है, वो कैसे होता है मैं दिखाता हूं आपको कि सेट जो है, सेट other than universal set is represented by a circle। इलिप्स भी यूज करते हैं बट नॉर्मली सर्कल करते हैं, इलिप्स भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बस सर्कल करते हैं, जो कन्वेंशन है वो सर्कल करते हैं। सेट अदर देन, और यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है वो रिप्रेजेंट किया जाता है थ्रू रेक्टेंगल। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, अगर किसी प्रॉब्लम को दिखाना होगा तो जब मैं ऐसे बनाता हूं एक सेट, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। तो मैंने आपको क्या बोला पहले ही, यूनिवर्सल सेट क्या क्या होता है, आप बताएंगे यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट होता है बेसिकली एक ऐसा सेट जो गिवन सिनेरियो में सब एलिमेंट्स जिसमें आए, एंड दैट मींस कि इस गिवन सिनेरियो में इस यू के अंदर सारे एलिमेंट्स है, जो भी सेट बनेंगे वो इसके सबसेट होंगे। आप समझ गए। अब एक सेट बनाना हो कैसे बनाएंगे, आप उसको बनाएंगे ऐसे ए, और एक सेट बनाएंगे बी। ठीक है, अब ये यहाँ पे ये मैंने क्या बनाया, अब देखिए इसमें अगर मैं चाहूं कि इंटरसेक्शन निकालूं, इंटरसेक्शन निकलेगा इसमें, कुछ कॉमन पोर्शन है इसमें, नहीं है। इंटरसेक्शन मेरे पास, ये मेरे पास इंटरसेक्शन क्या इसमें है, नल सेट है। तो ऐसे सेट को मैं बोलता हूं डिसजॉइंट सेट्स, बिकॉज ये कहीं पे ज्वाइंट हो ही नहीं रहे। तो अगर मैं इसको और फर्दर बनाना चाहूँ, ऐसे बनाऊं, ये आप नीचे सम ऑफ ऑल नंबर्स, सपोज सम ऑफ ऑल नंबर्स है, या आप लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो अब देखिए एन ऑफ ए कितना है 3, एन ऑफ बी कितना है 3, एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है 6। ए यूनियन बी सेट कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। बाय डेफिनेशन मुझे ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन करना है, 6 आ गया, तो वही 3 + 3 = 6 + 0। तो मैं आपको पहले बताया था, ये एक तरीका होता है मुझे सेट्स बनाने का। आप कोई ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जहां पे आपका यूनियन और इंटरसेक्शन हो। ठीक है, ये मैंने बनाया ए, यू बना तो नहीं बना सकते, अभी यू आप मान लीजिए एक सिनेरियो है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, और ये मैंने बनाया बी। ठीक है, अब जो ये पोर्शन है आपको ये ऑटोमेटिकली पता होगा, ये मेरे पास जो पोर्शन है क्या रिप्रेजेंट करता है, ये पोर्शन ग्रीन वाला पोर्शन, तो ये पोर्शन रिप्रेजेंट करता है ग्रीन वाला ए इंटरसेक्शन बी, यानी वो वाला पार्ट जो ए और बी के बीच में कॉमन हो, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ठीक है, आपको यूनियन एक बार दिखा देते हैं। ये ए और ये बी, ये मेरे पास काम कर रहा है एक यूनिवर्सल सेट में। अब अगर मैं आपको बोलूं ए यूनियन बी को दिखा ब्लैक वाले पोर्शन से, तो ए यूनियन बी में सारा पोर्शन आ जाएगा इंक्लूडिंग दिस। तो ये जो ब्लैक मेरे पास है
दिस इज ए यूनियन बी। ठीक है, तो अब मैंने दो सेट्स को लेके जो आपको फॉर्मूला लिखवाई थी कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी इज इक्वल कार्डिनल ए यूनियन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी, वो एक बार यहाँ पे देखेंगे इसी को यूज करके। हम पहले दो चीजें पढ़ रहे हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन, उसके बाद हम आएंगे नॉट और इस वाले पे, सिमेट्रिक डिफरेंस पे। देखिए अब पॉइंट है अबाउट अब यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान रखिए कि जो हम n लिखते हैं आगे तो एक रिप्रेजेंट करता है कार्डिनल नंबर, कार्डिनल मतलब एलिमेंट्स ऑफ अ सेट को। अब इसको एरिया के कॉन्टेक्स्ट में मत ले लीजिए। अगर मैं यहाँ पे एक ले लूं सेट ए और एक ले लूं यहाँ पे, इस पेन से ले लेता हूं सेट बी। ठीक है, ठीक है। अब मैंने ले लिया सपोज कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी, आप खुद समझिए, कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी। ठीक है, तो जब मैंने ए लिया और उसके बाद जब मैंने बी लिया तो आपको ये चीज रियलाइज हो रही है कि मैंने इस वाले पार्ट को ओवर काउंट किया है, ओवर काउंटेड दिस पार्ट। ठीक, इससे मेरे पास ये पार्ट क्या हो गया, ओवर काउंट। ओवर काउंट मतलब दो बार आ गया। ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए, अगर मुझे a प्लस बी, बट इसको लीजिए इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कार्डिनल नंबर, कार्ड कितने कितने एलिमेंट्स हैं। जब मैंने कार्डिनल नंबर ऑफ a प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ b ले लिया तो आपको ये चीज दिख रहा है कि मैंने इस चीज को ओवर काउंट किया, इसको मैं दो बार लिया। इसको मैं अगर ऐसे दिखाऊं आपके साथ, अगर उसको ऐसे दिखाऊं कि ध्यान से देखेंगे कि ये a है, ऊपर वाली एग्जांपल चल रही है, और ये b है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको पार्ट रखा a1 सपोज नाम के लिए, इसको रखा x और इसको रखा b1 आपके समझाने के लिए। तो मैंने कार्डिनल नंबर ऑफ a लिया तो मैंने इसमें क्या लिया, a1 प्लस x। ठीक है, और b में क्या लिया, b1 प्लस x। तो आपको ये चीज समझ में आ रही है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस x को जो है ओवर काउंट कर रहा हूं, इस x को दो बार काउंट कर रहा हूं। ठीक है, अब इक्वल टू मैं इसको लिख रहा हूं एन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, अब मुझे ऑलरेडी पता है ए यूनियन बी का मतलब ये सारा पोर्शन। तो मैं कैसे लिखूं यूनियन बी को, a1 b1 और x। तो अब इसमें इस इक्वेशन को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक x पूरा करना पड़ेगा। बट व्हाट इज x, मेरे पास x क्या है, x मेरे पास इंटरसेक्शन है जो मैंने ऊपर प्रूव किया हुआ, आपको दिखाया हुआ। प्लस करते हैं हम a इंटरसेक्शन b, ये मेरे पास फॉर्मूला एस्टैब्लिश हो जाती है। ठीक है, इस पे आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए होते हैं कि ना क्लास देयर आर 50 स्टूडेंट्स, 20 लाइक कॉफी, 20 लाइक 50 लाइक टी, इतने लाइक बोथ, हाउ मेनी लाइक, वो सारे क्वेश्चन इसी से बनते हैं कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी इक्वेट्स टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। ठीक है, अगर हम इसी चीज को अब आगे करके 3 पे करने की कोशिश करें, अगर हम चाहे कि इस चीज को हम 3 पे करने की कोशिश करें, डी मॉर्गन लॉ पढ़ने से पहले, डी मॉर्गन लॉ पढ़ने से पहले अब हम इसी चीज को 3 सेट्स पे करने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लॉजिकली भी समझेंगे बेस्ड अपॉन सेम रीजनिंग। तो अब हम अगर अपने पास लेंगे 3 सेट्स, ये पहला पोर्शन बड़ा ध्यान से देखेंगे, मैंने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, हमने 3 सेट्स ले लिए, ए बी और सी या पी क्यू आर, जैसे आप मर्जी बोलना चाहें। ठीक है, इसमें ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला ग्रीन वाला, अगर मैं इसको मार्क करूं कॉर्नर्स पे ताकि आप इसको आइडेंटिफाई कर पाए, तो ग्रीन वाला जो पोर्शन दिस रिप्रेजेंट्स मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये चीज आपको पता है। ठीक है, अब आप देखिए हम प्रूव क्या करना चाहते हैं। जैसे हमने कार्डिनल प्रॉपर्टी निकाली दो सेट्स पे, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स ए प्लस बी। ऐसे ही हम इनके बीच में आपस में कोई रिलेशनशिप निकालना चाहते हैं। मैं इसको अगर सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लेके भी करूं तब भी निकाल सकता हूं, पहले हम वैसे देखते हैं। देखिए अगर मैं एक सेट लूं ए 1 2 3 4, इसका कार्डिनल नंबर क्या हुआ, इसका कार्डिनल नंबर हुआ 4। एक और सेट लूं बी से 3 4 5, इसका कार्डिनल नंबर क्या हुआ 3।
एक और सेट लूं C 4 8 9, इसका कार्डिनल नंबर भी क्या हुआ 3। ठीक है, अब मैं सपोज पहले लूं A यूनियन B यूनियन C, किसके बराबर है ये 1 2 3 4, 4 मेरे पास ऑलरेडी आ गया है, 5 8 और 9, ये हो गए 7, ये हो गए 7। ठीक है, अब इंटरसेक्शन ले लूं, इंटरसेक्शन लिए 4 4 4, तो एक ही होगा इंटरसेक्शन। ठीक है, अब फर्दर ले लो इंटरसेक्शन दो सेट्स का, सपोज पहले ले लो ए बी का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन, तो कार्डिनल नंबर 2 होगा। ऐसे ले लो बी और सी का इंटरसेक्शन, बी और सी का, इसका कार्डिनल नंबर 1 होगा। हाँ, और ऐसे ही लूं ए और सी का इंटरसेक्शन, इसका कार्डिनल नंबर ऑफ कोर्स 1 होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लेके आता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पे इसको प्रूव करके देखेंगे। पहले यहाँ पे हम देखते हैं कैसे हम इस चीज को आपस में रिलेट कर पाएंगे, उन्हें सब यहाँ पे चीजें निकाली तो हम कैसे रिलेट कर पाएंगे। तो आपने अभी तक यूनियन इंटरसेक्शन ये सब कुछ सीख लिया चीजें। अब देखिए, अगर मैं लिखूं यहाँ पे एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, मुझे चाहिए ए बी और सी वाला पार्ट। अब मैं इसको कैसे लूंगा, ये देखिए मेरे पास। अब यहाँ पे मैं सेम चीज करूंगा ताकि आप इसको रिलेट कर पाओ। मैं इसको A1 रख सकता हूं, इस वाले पार्ट को B1, इस वाले पार्ट को C1, इसको लिखूं X Y और Z, और ये चूंकि कॉमन है इसको मैं लिखता हूं कॉमन, या CD कॉमन लिखता हूं, CD आपकी समझ के लिए। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर किया, अब मेरे साथ लॉजिकली फॉलो करना, आप इस चीज को समझ जाएंगे। अब मैं बोल रहा हूं कि मुझे चाहिए कार्डिनल नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन C। ठीक है, हम बहुत बार चीजें याद करते हैं, तो उसके बाद उनको जब रिकॉल करने की बारी होती है तो फिर नहीं कर पाते। तो एक बार को समझेंगे तो शायद बेटर तरीके से आप उसको एनालाइज कर पाएंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है, हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में। हम ये कर रहे हैं कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि कार्डिनल नंबर चाहिए A यूनियन B यूनियन C का। पहले आप ये समझिए कि होता क्या यूनियन B यूनियन C, हमने सीखा वो एलिमेंट्स जो या तो A में है, या तो B में है, या तो C में। इसका मतलब है कि A B और C, इधर A और B और C। ठीक है, तो इसमें कॉमन वॉमन सब मेरे आ जाएंगे। ठीक है, बेसिकली मुझे कौन सा पोर्शन आ जाएगा A1 B1 C1 X CD Y और Z। अब मैं ले रहा हूं कार्डिनल नंबर ऑफ A प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ B प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ C। ठीक है, जब मैं इसको ले रहा हूं तो मेरे साथ ध्यान से मुझे बताएंगे जो मैं पूछ रहा हूं आपसे। मैं कह रहा हूं जब मैंने कार्डिनल नंबर ऑफ A लिया, तो A में मैंने कौन सा पोर्शन लिया होगा, A में मैंने कौन सा पोर्शन लिया होगा, ये पूरा A में मैंने लिया होगा A की X, A जो है मेरा किस किस से बना है, A1 X CD और Y। ठीक है, जब मैंने B लिया होगा तो मैंने लिया होगा B1, और मेरे पास आ गया होगा X CD और Z। ठीक है, और जब मैंने C लिया होगा तो मेरे पास आ गया होगा C1। ठीक है, मेरे पास आ गया C1, और मेरे पास आ गया Y, और मेरे पास कॉमन आ गया, मेरे पास Z आ गया। ठीक है, तो ये जब मैंने NA NB और NC, तो मैंने ये सब आपस में ले लिए। ठीक है, मुझे पहुंचना किस पे, A यूनियन B यूनियन C। अब मुझे बताओ A यूनियन C किसके बराबर होगा, A यूनियन B यूनियन C, ये होगा A1 B1 C1। ठीक है, X Y और Z और A कॉमन CD, यही होगा। जैसे हमने ऊपर दो के केस में किया वैसे ही ये चीज भी है। बट मैंने अब क्या निकाला, A B और C। ठीक है, हमने इसमें A B और C निकाला। तो अब इसमें मतलब जो ओवर काउंट क्या हो गया, व्हाट हैज बीन ओवर काउंटेड, हमने ओवर काउंट क्या किया। अगर हम देखिए A1 B1 और C1 तो आना ही चाहिए था, मेरे पास अच्छे से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास देखिए X जो है 2 बार आया है, ट्वाइस, Y 2 बार आया है, ठीक है, और Z 2 बार आया है। ठीक है, X 2 बार आया है, Y भी 2 बार आया है, और Z भी मेरे पास 2 बार आया है, और CD जो है मेरे पास 3 बार आया है। ठीक है, अब मुझे एक्चुअल में कितने टाइम्स चाहिए, ये एक्चुअल में मुझे CD एक टाइम चाहिए, X भी एक टाइम चाहिए, Y भी एक टाइम चाहिए। ठीक है, अगर मुझे एक्चुअल में निकालना तो ये मुझे चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसमें इंटरसेक्शंस को माइनस कर देता हूं ताकि जो ओवर काउंटेड है वो लेस हो जाए। तो मैं करूंगा A इंटरसेक्शन B, अगर ऐसा फॉर्मूला को समझेंगे तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी। A इंटरसेक्शन C
और बी इंटरसेक्शन सी। मैंने ये सारी चीजें माइनस कर दी। अब ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पार्ट है, गौर से देखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी मेरा कौन सा पार्ट है, ए और इंटरसेक्शन बी, बस इतना देखिए। ए और बी का इंटरसेक्शन क्या पार्ट है मेरा, एक्स और सी डी। तो मेरे एक एक्स कम हो गया, मेरा दो में से एक एक्स कम हो गया, जब लिया तो मेरा एक एक्स कम हो गया, और मेरा एक सी डी कम हो गया। ठीक है, राइट, आप ये समझ गए। अब जब मैंने लिया ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, बस इतना देखिए, ए और इंटरसेक्शन सी को देखिए, तो मेरा एक सी डी और एक वाई कम हो गया, सही बात है। और बी इंटरसेक्शन सी में मेरा क्या हो गया, मेरा एक सी डी कम हो गया और मेरा एक जेड भी कम हो गया। तो अगर मेरे पास क्या बचा, ए वन, बी वन, सी वन, एक एक्स, एक वाई, एक जेड, जो मेरे पास होना चाहिए था। बट ये सब करने से एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। क्या होगा, जो सी डी मेरे पास एक बार आना चाहिए था कॉमन पोर्शन, वो भी तो एलिमिनेट हो गया। जब मैंने 3 बार सी डी लिया और 3 बार उसको वापस इग्नोर किया, तो हुआ क्या, बेसिकली मेरे पास सी डी वापस चला गया। तो मुझे ये जो कंपोनेंट है इसको वापस ऐड करना पड़ेगा, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बस ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। अगर हम देखें तो ये इसकी फॉर्मूला है। तो कोई डिफिकल्ट याद करने की जरूरत नहीं, इसको लॉजिकली आप समझ लीजिए। जब मैं ए बी और सी का कार्डिनल नंबर लेता हूं तो मैं ओवर काउंट करता हूं जो कॉमन पोर्शन है। तो अब मैं कॉमन पोर्शन को वापस माइनस करता हूं, माइनस करने के चक्कर में मेरा ये वाला पार्ट भी निकल जाता है, तो इसको मैं वापस ऐड कर लेता हूं, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। तो अब यहाँ पे एक बार लॉजिकली इसको वापस यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मेरे पास ए यू बी सी का एन क्या है, 7, 7 आएगा कहां से, 4 + 3 + 3, 4 + 3 + 3 ABC, माइनस जो इंटरसेक्शन से 2 1 1 -2 -1 -1 और प्लस वापस ये एक। ठीक है, 4 + 3 + 3 -2 -1 -1 और +1 करके आ गया 7। ठीक है, ये मेरे पास हो गया, ये वाला चीज भी प्रूव्ड। ठीक है, आपको ये चीज वेन डायग्राम पे समझ आ गई होगी। तो ये दो फॉर्मुलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसको थोड़ा सा समझना है आपके। या तो खैर करेंगे, लेकिन मेन है कि आप इसको समझिए पहले कि हुआ क्या। ठीक है, हो गया ये वाला पार्ट भी कवर। अब इसके बाद बचता है हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ, जो बचता है इसमें वो बचता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ और नेगेटिव जो नॉट वाला मैंने प्रॉपर्टी बताई थी वो, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बचती है हमारे पास सेट्स की, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स, और एक लास्ट पार्ट जो बचा मॉर्गन्स लॉ हो गया, नेगेटिव से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स हो गई, और एक लास्ट पार्ट था इसमें सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, तो ये हम इसमें कवर करके चलेंगे, उसको आपके पास कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज दिखा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या है, यूनियन और इंटरसेक्शन का ही पार्ट है। कि ऊपर जो हमने लिखा उसमें हमने ये प्रूव किया कि यूनियन और इंटरसेक्शन आपस में लिंक्ड होते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास अगर 3 सेट्स है, अब मेरे पास अगर 3 सेट्स है, और ये आप इस चीज पे करेंगे, ये जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, अब टाइम की बचत के लिए मैं इसको भी सेट्स पे आपको एग्जांपल नहीं करवाऊंगा। ये आप जो सेट्स मैंने लिए हैं इससे पहले, जो मैंने सेट्स लिए थे अभी 3 सेट्स, उस पे आप ये चीज करके अपने पास देखेंगे कि वेदर दिस होल्ड्स ट्रू और नॉट। मैंने अभी 3 सेट लिखे थे आपके साथ यहाँ पे, ये मैंने 3 सेट्स आपके साथ लिखे थे, ए बी और सी। तो 3 सेट आपके पास बने पड़े हैं। इन सेट्स पे आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज यूज करके देख लीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन इंटरसेक्शन ही पढ़ रहे, वो क्या है, मेरे पास 3 सेट्स है, तो मैं कह सकता हूँ ए यूनियन, ए सेट का यूनियन करना है मेरे पास किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। पहले बी और सी का इंटरसेक्शन ले लीजिए, वो तो आपको आएगा, उसको यूनियन कर लीजिए ए के साथ। बी यूनियन सी का, बी और सी का इंटरसेक्शन आपको दिया होगा, यहाँ पे ये दिया हुआ है आपको, वो आपको निकलेगा 4, उसको यूनियन कर लीजिए ए के साथ। अगर आप देखेंगे तो आपस में डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, जैसे हम पढ़ते हैं 2 × 3 + 4, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कि इस मल्टीपल को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। सिमिलरली ऑन सिमिलर ग्राउंड मैं इस यूनियन को क्या कर सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ इस पे और इस पे। तो कैसे आएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये चीज आप इन 3 सेट्स पे प्रूव करके देखेंगे, बिकॉज ना अब आपको यूनियन इंटरसेक्शन निकालना आता है।
सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी बुक में ऑल्दो ये नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि सेट थ्योरी को कंप्लीट करने के लिए ये वाला पार्ट जरूरी है। सिमिलरली आप उल्टा कर सकते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इंटरसेक्शन को यूनियन पे। ये भी आप इसी एग्जांपल पे करके अपने पास चेक करेंगे। तो कैसे करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इन्हीं सेट्स पे आप इसको कर लीजिए, इन्हीं सेट्स पे आप इसको कर लीजिए, ठीक है। और उस केस में आपको क्या होगा, आपको ये चीजें प्रूव हो जाएंगी। तो इसको नोट कर लीजिए, इनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास क्या बचा है? बचा है नेगेटिव ऑफ अ सेट और फिर सिमेट्रिक डिफरेंस, जिसके बाद हम उससे रिलेट करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। सबसे पहले इसमें हमें जो पढ़ने की जरूरत है वो है कॉम्प्लीमेंट और नेगेटिव ऑफ अ सेट। कैसे रिप्रेजेंट होता है? रिप्रेजेंट होता है ए नॉट, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और p माइनस ए यू माइनस ए कर लीजिए। बता देता हूं क्या होता है ये। अगर मेरे पास दो सेट्स है, देख लीजिए गौर से, अगर मेरे पास दो सेट्स है, ये बहुत जरूरी प्रॉपर्टी है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। अगर मेरे पास दो सेट्स है, एक यूनिवर्सल सेट U है और मेरे पास एक सेट A है, तो A कॉम्प्लीमेंट या A नॉट क्या होता है? ये होता है X such that X, ठीक है, such that X belongs to U but does not belong to A नॉट, यानी इसका मतलब A नॉट इसको पढ़ते हैं या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसका मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कि इसको ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, दोज एलिमेंट्स, ठीक है, दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू द यूनिवर्सल सेट, लेकिन ए नहीं है, इसलिए मैं इसको ए नॉट भी पढ़ता हूं कि ए नहीं है। तो आप मुझे बताइए इस डायग्राम में ए नहीं है कौन सा है? इसको मैं शेड कर सकता हूं, दिस इज द ए नॉट। जो मैंने शेड किया इस डायग्राम में, ये मेरे पास ए नॉट है। दिस इज द शेडेड पोर्शन जो ब्लैक में है, ये मेरे पास है ए नॉट। और एक और तरीका लिखने का है u माइनस ए। पढ़ेंगे कैसे? दोज एलिमेंट्स बिलोंग टू u बट डज नॉट बिलोंग टू a। u का पार्ट है, a का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। एक और देख लेते एग्जांपल, फिर मैं आपको उसमें दिखाता हूं अपना रोस्टर फॉर्म में, इसमें ज्यादा बेटर आप समझ पाएंगे। अगर मेरे पास यूनिवर्सल सेट है और मेरे पास a और b है, अब आप मुझे बताएं व्हाट इज a माइनस बी? व्हाट इज a माइनस बी? a माइनस बी, a माइनस बी समझ लीजिए। दोज एलिमेंट्स which belong to a but does not belong to b, सो वो ये हो गया। आप समझ? तो ये जो वो एलिमेंट्स है which belong to a but does not belong to b, but b का पार्ट नहीं है, ठीक है। इसको भी मैं a नॉट ही लिख सकता हूं या a कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूं। those elements which belong to a but does not belong to b, those elements belong to u but does not belong to a, ठीक है। तो ये मेरे पास a कॉम्प्लीमेंट, इसको हम अपने पास a कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड? ऐसे काफी आसानी से प्रॉपर्टीज काफी सारी है। सपोज मैं आपको बोलूं a 1 2 3 और b से 3 4 5 6। अब मैं आपको बोलूं व्हाट इज a नॉट, और सेम चीज है व्हाट इज a माइनस b। आप पहले समझिए मुझे निकालना क्या है। दोज एलिमेंट्स व्हिच आर पार्ट ऑफ a व्हिच बिलोंग टू a बट डज नॉट बिलोंग टू b। तो मैं क्या लूंगा यहाँ पे 1 और 2, दैट इज इट। मैं 3 नहीं लूंगा बिकॉज 3 इज पार्ट ऑफ b। तो ये मेरे पास ये वाला पोर्शन है, ठीक है। अंडरस्टूड? दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट और नॉट ऑफ अ सेट, ठीक है। हो गया मेरे पास ये कॉम्प्लीमेंट फंक्शन। मेरे पास एक और चीज है, एक और एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं। इफ दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 से लेकर इंफिनिटी तक,
एंड दिस इज सेट ऑफ इवन नंबर्स 2 से लेकर इंफिनिटी तक। ए, व्हाट इज ए नॉट? ए नॉट इज सेट ऑफ ऑड नंबर्स, या व्हाट इज n minus a, those which belong to natural number but does not belong to even। तो मेरे पास ऑड नंबर है, इसमें शेड कर सकता हूं, ऐसे शेड कर सकता हूं। ठीक है, हो गया ये वाला पार्ट कंप्लीट। चलिए अब मेरे पास एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, और इसके बाद हमारे पास है जस्ट डी मॉर्गन्स लॉ, और ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा कंप्लीट। हाँ, बाकी हमने सारा कर लिया। हमारे पास लास्ट पार्ट है सिमेट्रिक डिफरेंस और डी मॉर्गन्स लॉ। सिमेट्रिक डिफरेंस, अब ये समझ लीजिए, ये भी काफी आसान सा पार्ट है। ये मैंने यूनिवर्सल सेट ले लिया, मैंने एक सेट ले लिया ए, ये मैंने ले लिया बी। ठीक है, अब मैं कुछ पार्ट शेड करता हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, जो मैंने पार्ट शेड किया ना रेड वाला, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस। अब होता क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस को पहले हम लिखते कैसे, इसको हम लिखते हैं ऐसे कभी, ए, ठीक है, पर होता क्या है, ये होता है मेरे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू a, ठीक है, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, बट x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b। यानी ये मेरे पास एक ऐसा पार्ट है कि या तो इधर a ओनली, ऐसे a ओनली या b ओनली। ठीक है, जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो ये कंसिडर नहीं करता। अब आप एक बार वापस एक पूरा राउंड लगा, इसको समझ लेना। जब हमने यूनियन लिया तो हमने सारा लिया, हमने कहा इधर ए और बी और बोथ, कहीं पे भी हो, इधर ए और बी कोई फर्क नहीं है। इंटरसेक्शन में हमने क्या कहा कि ए एंड बी, ए में भी है बी में भी है। ए नॉट में हमने क्या कहा कि ए में नहीं है। और सिमेट्रिक डिफरेंस में हम क्या कह रहे, सिमेट्रिक डिफरेंस में हम ये कह रहे हैं कि ये या तो ए में है या तो बी में है, लेकिन दोनों में नहीं है, ए ओनली या बी ओनली। ठीक है, दोनों में नहीं है। यूनियन में क्या कहा था, इधर ए और बी और बोथ इज अंडरस्टूड। इंटरसेक्शन में बोथ ए एंड बी। ठीक है, ए नॉट में जब हमने ए नॉट पढ़ा था, हमने कहा था, या ए माइनस बी पढ़ा था, इन ए नॉट। ठीक है, ए माइनस बी, क्या पढ़ा था हमने ए माइनस बी में, इसे जस्ट पहले पढ़ा था। ठीक है, ए माइनस बी इन ए बट नॉट इन बी। ठीक है, ए में है बी में नहीं है। ठीक है, ए में है इन ए बट नॉट इन बी। अब क्या पढ़ रहे हैं सिमेट्रिक डिफरेंस में, ए सिमेट्रिक डिफरेंस टू बी, इट इज ईदर ए ओनली और बी ओनली, इट इज इन ए और बी। बस यही वाला है, लेकिन इसमें एक और चीज ऐड करनी है, ईदर ए और बी बट नॉट बोथ, दोनों में नहीं है। ठीक है, अब इसको आप क्या कॉम्प्लीमेंट के तरीके पे लिख सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं ये वाला जो पोर्शन है, व्हाट इज दिस, अभी आपने पढ़ा, ये है a माइनस बी, एंड व्हाट इज दिस इज b माइनस a। एक बार देखने की कोशिश कीजिए कि क्या मैं बोल रहा हूं। दिस इज द पोर्शन जहां पे बिलोंग्स टू a बट डज नॉट बिलोंग टू b। ये वाला पोर्शन बिलोंग्स टू b बट डज नॉट बिलोंग टू a। ठीक है, अंडरस्टूड। अब मैं इन दोनों का यूनियन लूं, ये वापस मेरा आ गया दिस वाला पार्ट, सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, आई होप आपने इस चीज को भी अपने पास अच्छे से समझा होगा। हमारा लास्ट है डी मॉर्गन लॉ, फिर हम रोस्टर फॉर्म में कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, इन्हीं चीजों को लेके जो हमने पढ़ी है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में लिखवा दी।
एक लास्ट वाला है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ एक लास्ट वाला पार्ट है, इसको रोस्टर फॉर्म में करेंगे और उसको उसके बाद हम वेन डायग्राम पे भी समझेंगे। क्या है पहले आप समझिए, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, इसको मैं बनाऊं ना बनाऊं एक ही होता है, लेकिन बनाना चाहिए बिकॉज इसके अंडर ही हम ऑपरेट अभी कर रहे हैं। इसमें एक मेरे पास है P और कलर डिफरेंस के लिए एक मैं ले लेता हूं Q। ठीक है, ये P और ये हो गया Q। ठीक है, अब डी मॉर्गन्स लॉ मतलब डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर मैं P और Q का यूनियन लूं, इनका यूनियन, और उसका नॉट करूं, ठीक है, यहां तक छोड़ देते हैं। पहले आप मुझे बताइए P यूनियन Q इसमें कौन सा पोर्शन है? ये पोर्शन है, ये सारा पोर्शन है P यूनियन Q। ठीक है, P यूनियन Q नॉट कौन सा पोर्शन है? ब्लैक वाला पोर्शन। ब्लैक वाला पोर्शन, तो जो भी मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूं मेरे पास P यूनियन Q नॉट है। यूनियन Q आपको पता है कौन सा है? नॉट का मतलब बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट बट डज नॉट बिलोंग टू P यूनियन Q, वही मतलब हो गया इसका। P यूनियन को नॉट, इसको मैं लिखना भी चाहूँ एक और तरीके से, कॉम्प्लीमेंट वाला है तो इसमें U माइनस P यूनियन Q लिख सकता हूँ कि विच बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट डज नॉट बिलोंग टू P यूनियन Q। यही है मेरे पास ये ब्लैक। अब ये कह रहा है कि किसके बराबर होगा मुझे, डी मॉर्गन्स लॉ क्या कह रहा है किसके बराबर होगा मुझे, ये मुझे इक्विवेलेंट होगा अगर मैं करूं P नॉट इंटरसेक्शन Q नॉट। ठीक है, जैसे मैं डिस्ट्रीब्यूट वहां पे किया, यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूट किया, ये हुआ इक्विवेलेंट टू P नॉट इंटरसेक्शन Q नॉट। आपने पहले ही पढ़ा था, जब मैंने कार्डिनल नंबर वाला पढ़ाया था, मैंने कहा था कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड इंटरसेक्शन, आपको पता है वो चीज, वही यहाँ पे भी यूज हो रही है। अब मैं एक और ग्राफ लेता हूं, वहां पे मैं इस चीज को प्लॉट करने की कोशिश करता हूं। देखिए, मैं कलर सेम रखने की कोशिश करूंगा ताकि रिलेट हो पाए। ये P हो गया, ये P हो गया और एक Q हो गया। अब ऐसा देखेंगे, ये मैंने बना दिया यहाँ पे P यूनियन Q, मेरे पास ये वाला पोर्शन है और नॉट जो बाकी सब है, P यूनियन Q नॉट ब्लैक में लिखा। अब P नॉट इंटरसेक्शन Q नॉट, सबसे पहले आप P नॉट को प्लॉट कीजिए। P नॉट मैं ब्लैक से करता हूं, P नॉट मतलब क्या है, विच बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट बट P में बिलोंग नहीं करता। क्या इसमें ये वाला पोर्शन भी आएगा? बिल्कुल आएगा, बिकॉज इट इज P नॉट। ठीक है, P नॉट का मतलब है विच बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट बट डज नॉट बिलोंग टू P, बेसिकली U माइनस P, ऐसे लिखो U माइनस P। फिर इंटरसेक्शन है U माइनस Q के साथ। अब क्या रहा है कि आप पहले Q नॉट को प्लॉट करो, व्हाट इज Q नॉट, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लो। अब Q नॉट को मैं रेड से प्लॉट करता हूँ, क्रॉस लाइन। ठीक है, मैं Q नॉट को प्लॉट करता हूँ। Q नॉट में ये भी आएगा, हाँ आएगा। ठीक है, आपने गौर से देख लिया, मैंने P नॉट भी प्लॉट किया, Q नॉट भी प्लॉट किया। ठीक है, दोनों आ गए। अब देखिए, अब मुझे P नॉट और Q नॉट का इंटरसेक्शन चाहिए, कॉमन चाहिए। मेरे पास कॉमन कौन सा होगा? कॉमन वही होगा जिसमें रेड और ब्लैक दोनों लाइंस मेरे पास है। तो जो मेरे पास रेड और ब्लैक वाला पोर्शन है, रेड एंड ब्लैक, वो मेरे पास ये पोर्शन है। अगर आप देखिए सेम वो पोर्शन मेरे पास ऊपर भी आ रहा है, तो आप कंक्लूड कर सकते हैं सिंपली P यूनियन Q जो है उसका जो नेगेटिव है वो इज इक्वल टू P नॉट यूनियन Q नॉट। दिस इज बाय वे ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ। और सिमिलरली
सिमिलरली आप बोल सकते हैं P इंटरसेक्शन Q को नॉट। अगर आप ये भी आप करना चाहें तो आप कर लीजिएगा खुद प्लॉट करके, ये मेरे पास प्रूव हो जाएगा इससे। अब हम रोस्टर फॉर्म में इसको एक बार करेंगे और अपने इस सेट्स वाले पार्ट को कंक्लूड करेंगे। एक्सरसाइज 7A जो है 7A, ये आपके कंप्लीट होमवर्क है। इसके सारे क्वेश्चन बहुत इजी है और वो आप खुद सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। ये वो इसमें मुझे नहीं लग रहा कोई क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा। अब हम एक बार रोस्टर फॉर्म में इस चीज को एक बार देख लेते हैं, बट लेंगे रोस्टर फॉर्म में कैसे मैं आपको बताऊंगा। आप ले लीजिए एक सेट A और एक सेट B, इसमें एलिमेंट्स दीजिए 0, 6, 8, 2, 4, ये अलग अलग है, 1, 3, 5, 7, 9, दिस इज U। अब मैं आपके साथ लिखता हूं पहले यहां पे U इज इक्वल, व्हाट इज U? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 0 भी है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये U हो गया, ठीक है। अब आप मुझे बोलिए व्हाट इज A नॉट, मेरे पास A नॉट क्या होगा इसमें, ठीक है, which belong to universal set but does not belong to A, तो आप बोलेंगे 1, 3, 5, 2, 4, 7, 9, ठीक है। व्हाट इज B नॉट, तो मुझे चाहिए मुझे निकालनी ही है। B नॉट मेरे पास है which belongs to B, which belongs to universal set but does not belong to B, ठीक है, B नॉट। तो B नॉट मेरे पास क्या हो गया, A नॉट मेरे पास क्या है, which belongs to universal does not belong to but does not belong to A, 1, 3, 5, 7 और 9, that is it, ठीक है। सिमिलरली B नॉट यूनिवर्सल सेट में होंगे, B में नहीं होंगे, हो गया 0, 6, 8, 7 और 9, ठीक है। आप चलिए डी मॉर्गन्स लॉ का एक साइड प्रूव कर देते हैं। A यूनियन B का नॉट, व्हाट इज A यूनियन B, वो तो हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 0, 6 और 8, और इसका नॉट वो हो गया 7 और 9, ठीक है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देख लीजिए, वो भी मेरे पास 7 और 9 है, ठीक है। तो A यूनियन B का नॉट इज इक्वल A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट, जैसे मैंने यहाँ पे किया और मैंने जैसे यहाँ पे किया, ठीक है। तो मेन इसमें कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है कि जो आप नहीं समझ पाएंगे। इसमें इतना ही पोर्शन है कि आप इन टर्मिनोलॉजीज को समझे, यूनियन क्या रिप्रेजेंट करता है, नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्रायंगल क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सब चीजें सिमेट्रिक डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, यूनियन, इंटरसेक्शन, डी मॉर्गन्स लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, इतना करके हमारी सेट थ्योरी हो जाती है कंप्लीट। एक्सरसाइज 7A आपका होमवर्क है, इसमें सारे क्वेश्चंस आपके हो जाने चाहिए। इसमें कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा जो इतने पढ़ने के बेसिस पे नहीं होगा। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप मुझे बताएंगे, वो आपको सॉल्व करके बताएंगे। एक चीज है उसमें, एक जगह आई का कॉन्सेप्ट आता है, आई का क्या मतलब होता है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। आई बेसिकली कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर है मेरे पास, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है, आई रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ -1, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल प्लस -1। पता होगा आपको ये चीज कि आप +1 का स्क्वायर करिए या -1 का स्क्वायर करिए, वो हमेशा आपको 1 ही देगा। यार क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके -1 निकलेगा, तो रियल वर्ल्ड में कोई नंबर नहीं, तो एक ऐसा नंबर हमने बनाया हुआ है जिसको मल्टीप्लाई करके बाय डेफिनेशन आप इसको -1 बोल सकते हैं। तो ऐसा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर के सिलेबस में नहीं है, बट एक क्वेश्चन सेट 3 में देखा हुआ है, ऐसे आया हुआ है। तो वहां पे क्या करना है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, दैट मींस ऐसे आई इंटू आई इज इक्वल -1, ठीक है। तो इस बेसिस पे आप ये पूरी एक्सरसाइज करेंगे, आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे तो आप मुझे बताएंगे। तब तक के लिए क्लास देखिए अच्छे से, इसको रिवीजन करिए, बुक पे बहुत सारी एग्जांपल्स है सेट थ्योरी में, वो करिए, बुक के क्वेश्चंस भी करिए और एडिशनल क्वेश्चंस भी करिए, ठीक है। सी यू नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।